हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आप लोगों का आपके अपने चैनल स्टार्ट टू बेसिक में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 7 की ज्योग्राफी और लेसन 4 हम लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। यह पार्ट 2 है और इसके अंतर्गत जो चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। आइए उस पर एक बार हम उस बिंदुओं पे प्रकाश डाल दें। इसके अंतर्गत जो हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, उसमें वायुदाब के बारे में पढ़ेंगे, पवन के बारे में पढ़ेंगे, वायुदाब पेटियों के बारे में पढ़ेंगे, चक्रवात के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाला जाएगा, वर्षा और उसके प्रकार पे जो है देखेंगे और आर्द्रता के बारे में देखेंगे। उसके बाद से फ्रेंड हम लोग अभ्यास के प्रश्न करेंगे। उसके बाद से ये लेसन फोर्थ जो है क्लास 7 की समाप्त हो जाएगा। तो आइए बिना विलम्ब किए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूरतमंदों को शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, लाइक करिएगा। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। वायुदाब। अब जैसा कि आप जानते हैं वायु, आप समझ रहे हैं क्या होती है। वायु जो है हवा है और हवा का दाब समझ लीजिए एक तरह से कि मतलब कह रहा है कि यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर क्या होता है, विपरीत बल लगाता है। फ्रेंड्स, हम लोगों को समझना चाहिए कि जैसे हम यहाँ पे हैं तो हमारे चारों तरफ क्या होता है, हमारे चारों तरफ वायुदाब है। चारों तरफ से वायु क्या करती है, हमारे ऊपर दबाव डालती है, प्रेशर डालती है और हमारा शरीर भी क्या करती है, इसके विपरीत बल लगाती है। ठीक है, इसके विपरीत शरीर भी बल लगाती है, तभी हम जो है खड़े होकर चल पाते हैं। अगर वायुदाब न रहें तो हम नहीं चल पाएंगे। क्या होगा, चंद्रमा पर जो वायुमंडल नहीं है, जो स्थिति चंद्रमा पर होगी वही स्थिति पृथ्वी पर हो जाएगी। तो वायुदाब के कारण ही हम चल पाते हैं, हम खड़ा होते हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। जो वायु का भार है उसी का जो दाब है वही क्या है, वायुदाब है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आप लोगों का कि नहीं हो रहा? आइए एक बार और देखते हैं। कह रहा है कि जो पृथ्वी पर हवा का जो दाब है, जैसे ये पृथ्वी हमारी है और हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, तो ये हवा का दाब हमारे ऊपर पड़ता है किस तरफ से, चारों तरफ से पड़ता है। यही दाब क्या है, वायुदाब है। ठीक है, समुद्र सतह पर वायुदाब क्या होता है, सर्वाधिक होता है। अब समुद्र के सतह पर जो है वायुदाब क्या होता है, सर्वाधिक होता है। कितना होता है, देखिए वायुदाब 3 तरह से मापा जाता है फ्रेंड्स। एक तो वर्ग सेंटीमीटर में नापा जाता है, वर्ग सेंटीमीटर में, ठीक है। दूसरा जो है इंच में भी नापा जाता है, वर्ग इंच में। और तीसरा जो है मिली बार में नापा जाता है, मिली बार में, ठीक है। तो इस तरह से वायुदाब को 3 तरह से नापते हैं हम, वर्ग इंच में, वर्ग सेंटीमीटर और मिली बार में। लेकिन मुख्यतः हम लोग किस में ही जानते हैं, इसको मिली बार में जानते हैं। तो जब समुद्र पर सतह पर जो औसत जो मिली बार होता है वह 1013.25, ये हमारी समुद्र सतह पर 1013 मतलब 1013.25 मिली बार क्या होता है, वायुदाब होता है। अगर इसको हम वर्ग सेंटीमीटर में कहें तो ये कितना होगा, यह 76 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अगर इसको हम इंच में कहें तो कितना हो जाएगा, 29.92, ये क्या होता है, इंच में। और यही चीज़ मिली बार में कहेंगे तो 1013.25 मिली बार होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह समुद्र पर सबसे ज़्यादा क्या होता है, वायुदाब होता है। और जैसे जैसे क्या होता है, हम ऊपर बढ़ते हैं तो वायुमंडल का दाब क्या हो जाता है, कम होता जाता है। और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि जब हम 540 मीटर ऊपर चले जाते हैं तो यह वायुदाब क्या हो जाता है, लगभग आधा हो जाता है। जो समुद्र सतह पर औसत वायुदाब है 1013.25 मिली बार, वो उसका आधा हो जाता है। कहाँ पहुँचने पे, 540 मीटर ऊपर पहुँचने पे। तो आइए एक बार और वायुदाब के बारे में कुछ और देख लेते हैं। पृथ्वी की सतह पर
वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र सतह पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। आइए एक बार और आप लोगों को क्लियर कर दें। कह रहा है फ्रेंड्स कि वायुदाब और तापमान में क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, संबंध है। जहाँ तापमान क्या होगा, उच्च होगा, वहाँ की वायु क्या हो जाएगी, गर्म होगी। और जब गर्म होगी तो क्या होगी, हल्की हो जाएगी। और हल्की होगी तो क्या होगी, ऊपर उठेगी। यहाँ इतना क्लियर हो गया। तापमान जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ वायु क्या हो जाएगी, गर्म होगी। वायु गर्म होगी तो हल्की होगी, और हल्की होगी तो ऊपर उठेगी। तो इसका स्थान घेरने के लिए दूसरी वायु आएगी, कौन सी, ठंडी वायु। तो एक तरह की हवा कैसे चली, तो जब यहाँ क्या हो जाएगा, जब हवा क्या हो जाएगी, ऊपर उठेगी, तो यहाँ जो वायुदाब का जो क्षेत्र हो जाएगा क्या हो जाएगा, न्यून हो जाएगा। मतलब तापमान क्या हो जाएगा, यहाँ न्यून दाब क्षेत्र हो जाएगा। मतलब हवा यहाँ से गर्म होकर ऊपर उठ गई तो यहाँ दाब कितना होगा, कम हो गया। कम दाब हो गया, उसको क्या बोलेंगे, निम्न दाब बोलेंगे। तो अब इसका स्थान घेरने के लिए कौन सी हवा आएगी, तो ठंडी हवा आएगी। तो जहाँ ठंडी हवा रहेगी वहाँ क्या होगा, हवा भारी रहेगी। तो वहाँ दाब कितना रहेगा, वहाँ भारी होगा। वो हवा क्या होगी, ठंडी हवा क्या होगी, नमी जिसमें रहेगी वो क्या होगी, भारी होगी। मतलब वहाँ वायुदाब क्या होगा, उच्च वायुदाब होगा। इसलिए हवाएं अब किधर चलना शुरू होंगी, तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ से, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवाएं चलने होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कह रहा है कम तापमान वाले क्षेत्र की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। जहाँ उच्च वायुदाब होगा क्या होगा, वहाँ आकाश स्वच्छ होगा। क्यों होगा, क्यों वायु क्या हो जाएगी, भारी रहेगी। और जो वायु भारी रहेगी वो कहाँ आ जाएगी, धरातल के समीप आ जाएगी। तो जब समीप धरातल के वायु रहेगी तो आकाश में जो है बादल थोड़े रहेंगे, आकाश कैसा रहेगा, साफ रहेगा। और जहाँ निम्न वायुदाब होगा, तापमान अधिक होगा, वहाँ हवाएं गर्म होंगी, हल्की होंगी, ऊपर जाएंगी। ऊपर जाकर क्या होंगी, ठंडी होंगी, फिर बादल बन जाता है। तो आकाश कैसा रहता है, बादल युक्त होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, पवन के बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। और जब यहाँ उच्च वायुदाब है, यहाँ निम्न वायुदाब है, तो यहाँ से हवाएं किधर चलेंगी, इधर चलेंगी। ये हवाएं इधर चलेंगी। उच्च वायुदाब से, उच्च से किधर चलेंगी, निम्न चलेंगी। ठीक है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवाएं चलेंगी। तो जब हवाएं चलेंगी एक तरफ से उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, तो इसी को क्या बोल देते हैं हम, पवन बोलते हैं। इन्हीं हवाओं को चलने को क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं। जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है और तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल एवं धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसकी विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं होता। देखते हैं छाता क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, उड़ जाता है। 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जा। पवन के यहाँ प्रकार दे रहे हैं फ्रेंड्स। कह रहा स्थानीय पवन, अस्थायी पवन है। अस्थायी पवन किसे कहते हैं, तो इसको व्यापारिक पवन भी कहते हैं, पश्चिमी एवं पूर्वी पवन भी कहते हैं। ये वर्ष लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। मतलब अस्थायी पवन जो होती है, अस्थायी पवन का मतलब हो गया है कि यह पवन क्या होती है, वर्ष भर एक ही दिशा में चलती है। जैसे आप सुने होंगे कि प्राचीन काल में लोग क्या करते थे, समुद्रों के द्वारा यात्रा करते थे। ठीक है, और वो जहाज़ों पे क्या बने रहते थे, पालदार जहाज़ें होती थी। तो हवा जिस दिशा में, जिस दिशा की ओर चलता था उसी दिशा में नाव चली जाती थी। किस तरह से, हवाओं के माध्यम से। पालदार जो जहाज़ होते थे। तो ये उनको कौन सी हवाएं बोलते हैं, वही व्यापारिक हवाएं हैं। चूँकि व्यापार करने के लिए
जहाज लेके चलते थे, जिस पर वो जहाज पे पाल बांधे होते थे और हवाओं के माध्यम से वो जहाज उसी दिशा में चलते थे, इसलिए उसको क्या बोलते थे? व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी अस्थाई पवनें। ये वर्ष भर क्या करती हैं? एक ही दिशा में लगातार चलती रहती हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? अस्थाई बोलते हैं। मौसमी पवनें कौन सी हैं? जो मौसम के अनुसार क्या करती हैं? अपना जो है मौसम के अनुसार चलती हैं। उदाहरण के लिए क्या है, मतलब ऋतुओं में चलती हैं। जैसे भारत में क्या है? मानसूनी पवनें हैं, मानसून के हिसाब से क्या होती हैं? ये पवनें चलती हैं। और स्थानीय पवनें कहते हैं किसे? जैसे किसी स्थान क्षेत्र में अगर चलती हो तो उसे क्या बोलेंगे? उसे स्थानीय पवनें बोलेंगे। देख लेते हैं। पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए जैसे स्थल एवं समुद्र समीर। क्या आपको पता है कि उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवनें याद हैं? इसे लू कहते हैं। आप देखते हैं गर्मियों के दिनों में लू चलता है, पछुआ जो पवनें चलती हैं उसको लू भी कहते हैं। बड़ा गर्म चलता है, जिसको लोग कहते हैं लू चल रहा है। तो ये नाम है, स्थानीय नाम है। और दूसरा जो है स्थल एवं समुद्री समीर कह रहा है, इसको हम समझा देते हैं आप लोगों को। होता क्या है फ्रेंड्स कि गर्मियों के दिनों में होता क्या है कि स्थल क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, ठीक है। और ये सागर है, तो जब यह गर्म होगा तो यहाँ हवाएं क्या होंगी? हल्की होंगी, ऊपर उठेंगी। और इसका स्थान घेरने के लिए समुद्र की तरफ से समुद्र की हवाएं क्या होती हैं? नम होती हैं, तो ये चलने लगेंगी। तो गर्मियों में समुद्र की तरफ से हवाएं किधर चलती हैं? स्थल की ओर चलती हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्थल समीर बोलते हैं। और जब ठंडियों में क्या होता है? ठंडियों में ये स्थल क्या होते हैं? ठंडे रहते हैं। और समुद्र क्या रहता है? गर्म हो जाता है। सूर्य के प्रकाश से क्या हो जाता है? दिन में उसकी परतें गर्म होती हैं और रात में धीरे धीरे ठंडी होती हैं। फलस्वरूप क्या होता है? स्थल से समुद्र की तरफ हवाएं चलने लगती हैं। तीसरी को क्या बोलते हैं? समुद्री समीर बोलते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को? आइए नीचे देख लेते हैं। ये कुछ प्रमुख पेटियां दिया हुआ है, जैसे सारा तापमान का चक्कर है फ्रेंड्स। ये बीच में देखिए विषुवत रेखा है। आप लोगों को पता है कि 23.5 अंश उत्तर को कर्क रेखा और 23.5 अंश दक्षिण को मकर रेखा कहते हैं। वर्ष भर यहाँ क्या होता है? टेम्परेचर अधिक रहता है। तो जहाँ टेम्परेचर अधिक होगा वहाँ हवाएं हल्की होंगी, ऊपर उठेंगी। और उनका स्थान घेरने के लिए क्या होगा? उनका स्थान घेरने के लिए ये आपका कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ठीक है। तो ये इस स्थान को घेरने के लिए हवाएं जो है इन क्षेत्रों से चलना शुरू कर देंगे। देखिए आप देख रहे हैं एरो, ठीक है। उसी तरह से बीच में जो क्षेत्र ये दिखा रहा है, यह यहाँ पे देखिए उच्च वायुदाब बन रहा है, यहाँ निम्न वायुदाब बन रहा है। तो उच्च वायुदाब से फिर हवाएं इधर चलेंगी। फिर ध्रुवीय क्षेत्रों में देख रहे हैं आप, उच्च वायुदाब बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ से हवाएं इधर चलना शुरू कर देंगी। सेम कंडीशन यहाँ है, यहाँ उच्च वायुदाब बनेगा तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब के, यहाँ पे उच्च वायुदाब बनेगा तो यहाँ से हवाएं ऐसे आएंगे। ये सारा टेम्परेचर का खेल है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को? आइए नीचे देख लेते हैं। चक्रवात के बारे में थोड़ा सा जानकारी देख लेते हैं। प्राकृतिक आवेश कह रहा है भारत के समुद्री तट पर, जैसे उड़ीसा है, बंगाल खाड़ी है, उठने वाले चक्रवातों का क्या होता है? ककतरा बना रहता है। वहीं जो है उड़ीसा और बंगाल जो है पूर्वी तट पर जो स्थित हैं, खास करके बंगाल खाड़ी में चक्रवात बनते हैं। और इन चक्रवातों को बनने से इन तटीय राज्यों को क्या रहता है? खतरा रहता है। कह रहा है 17-18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात जो है आया था। और 29 अक्टूबर 1999 को एक महाचक्रवात आया, जिसने राज्य के एक बड़े भूभाग में क्या मचाई? तबाही मचाई। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा तथा ज्वारीय प्रोत्कर्ष से हानियां हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटा तक के वेग से क्या हुई? 36 घंटा तक हवाएं चलती रहीं, जिसने क्या किया? घरों को नष्ट किया, पेड़ों को उखाड़ दिया, औद्योगिक कारखानों को ख़त्म किया, टेलीफोन लाइनों को ख़राब कर दिया। और चक्रवात के फलस्वरूप क्या हुआ? कई दिनों तक भारी वर्षा होती रही। इस वर्षा के कारण उड़ीसा के प्रमुख नदियों में क्या आ गया? बाढ़ आ गया। चक्रवाती पवनों का उठी ज्वारी तरंगें जो है 20 किलोमीटर तक आगे आ गईं। फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई। अचानक से 7 से 10 मीटर तक की ज्वारी तरंगें उठनी शुरू हो गई, जिसके कारण क्या हुआ? खड़ी फसल जो है पूरी तरह से नष्ट हो गई। चक्रवात द्वारा ये विनाश जो दिखा रहा है, ये इमेज आप देख सकते हैं। 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? बंगाल खाड़ी में के निकट थाईलैंड की खाड़ी में औदाब के कारण वहाँ से ही मतलब चक्रवात चला और धीरे धीरे यह
उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ा, गहन होकर इसने महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया। 29 अक्टूबर को क्या हुआ, सुबह 10:30 बजे उड़ीसा के इरेशाम एवं बालीकुडा के बीच क्षेत्रों को प्रभावित किया। इस चक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक के तटवर्ती क्षेत्रों पर क्या किया, बर्बाद किया और 130 लाख लोग इससे प्रभावित हो गए। बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। धान सब्जियों की फसलें खराब हुई, फसलों को नुकसान होना पड़ा, ज्वारी प्रतिकस उत्पन्न हुई। लौड़ता कांड कृषि क्या हो गई, योग्य जो है कृषि जो है लौड़ता कांड कृषि योग्य विशाल भूक्षेत्र अनुपजाऊ हो गए। साल, सागवान एवं बांस के बागानों वाले विशाल भूक्षेत्र क्या हो गए, नष्ट हो गए। पारादीप एवं कोणार्क के बीच स्थित मैंग्रोव जंगल भी लुप्त हो गए। फ्रेंड्स, एक बार मैं प्रकाश डाल दूं आप लोगों को, चक्रवात के बारे में आप लोगों को भ्रम होता होगा। देखिए होता क्या है, चक्रवात जो होता है, चक्रवात का मतलब होता है कि चक्कर काटती हुई हवाएं जो है, ये चक्रवात होता है। ठीक है, इसके केंद्र में क्या होता है, न्यून वायुदाब होता है। तो हवाएं किधर चलती हैं, उच्च वायुदाब से क्या होती हैं, न्यून वायुदाब की, मतलब बाहर से अंदर की ओर हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे टेम्परेचर इसका क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है। जब टेम्परेचर कम रहेगा तो वहाँ वायुदाब क्या हो जाएगा, वहाँ वायुदाब कम हो जाएगा। और बाहर जो है टेम्परेचर क्या होता है, बाहर का टेम्परेचर कैसा रहेगा, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब चलती हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है नम होगा। तो यहाँ से हवाएं किधर चलने लगेंगी, इधर चलने लगेंगी, यानी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब तक। और चक्रवात के केंद्र में क्या होता है, वायुदाब न्यून होता है, निम्न होता है। तो यहाँ उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवाएं चलती हैं, किस तरह से, चक्कर काटती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, चक्रवात बोलते हैं। और एक उल्टा इसका होता है, प्रति चक्रवात। इसमें क्या होता है, हवाएं क्या होती है, केंद्र से बाहर की तरफ चलती हैं। केंद्र से किधर चलती हैं, बाहर की तरफ चलती हैं, तो इसी को प्रति चक्रवात बोलते हैं। मतलब चक्रवात का उल्टा को हम प्रति चक्रवात बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसके केंद्र में क्या होता है, उच्च वायुदाब बनता है और बाहर क्या हो जाता है, निम्न वायुदाब, सीधा उल्टा। तो हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, ऊपर आपने पढ़ा है, क्लियर किया है मैंने आप लोगों को। आइए देखते हैं, आशा है समझ गए होंगे आप चक्रवात, प्रति चक्रवात। फ्रेंड्स, ये वर्षा का प्रकार दे रहा है, चक्रवाती वर्षा है। चक्रवाती वर्षा का मतलब समझ रहे हैं, गर्म वायु क्या हो जाती है, ठंडी होकर ऊपर देखिए गई और इसका स्थान घेरने के लिए ठंडी हवा नीचे आई, तो एक हवाओं का चक्र बन जाएगी। ये ठंडी हवा है और ये गर्म हवा है। ठंडी हवा नीचे, गर्म हवा ऊपर। गर्म हवा जब ऊपर जाएगी तो ठंडी होगी तो उसमें बूंदें बन जाएंगी। बूंदें जब भारी होती हैं तो धरातल पर गिर जाती हैं, जिससे वर्षा होना शुरू होती है, चक्रवात वर्षा है। और ये कौन सा वर्षा है, पर्वतीय वर्षा है। क्या होता है, हवाएं जो है पर्वत के सहारे ऊपर जाती हैं, जैसे ऊपर उठती हैं हवाएं ठंडी होने लगती हैं, फिर उसमें भी क्या होता है, संघनन होता है और कण बन जाते हैं, बूंद बनते हैं, फिर बूंद बन करके वह भारी होकर नीचे गिर जाती है। तो वो क्या है, पर्वतीय वर्षा, यानी पर्वतों के सहारे ऊपर चढ़ती है, फिर ठंडी होकर के वर्षा कर देती है उसी क्षेत्रों में। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पर्वतीय वर्षा। और संवहनीय वर्षा मतलब क्या है, यहाँ गर्म वायु ऊपर होती है, जैसे क्या होता है, समुद्र के ऊपर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, हवाएं हल्की होती हैं, वाष्पीकरण करके ऊपर उठती हैं, जैसे ऊपर उठती हैं ठंडी होती हैं, ठंडी होकर बादल लगते हैं और फिर बारिश होने लगता है, तो इसको बोलते हैं संवहनीय वर्षा। तो 3 प्रकार हो गया, चक्रवाती, पर्वतीय और संवहनीय। आर्द्रता देख लेते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा वीडियो फ्रेंड्स बड़ा हो रहा है, हमको लगता है 30 मिनट के आसपास जाएगा। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। फ्रेंड्स कह रहा है जैसे ये सागर है या महासागर है या तालाब है, यहाँ जब सूर्य का टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ क्या होगा, गर्म होगा ये जल और इसको वाष्प बन करके ऊपर उठेगा। जब वाष्प बन के ऊपर उठता है तो उसी वाष्प को क्या बोलते हैं हम लोग, आर्द्रता बोलते हैं। जैसे वायु गर्म होती है, इसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती है और इस प्रकार यह अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है, हमारे शरीर में पसीना आसानी से नहीं सूखता है, हम असहज महसूस करते हैं। जब जल वाष्प ऊपर उठता है तो ठंडा होना शुरू हो जाता है। जल वाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। मतलब जब वही वाष्प ऊपर जाता है, ठंडा होता है, बूंद बनता है, फिर बादल जो है
उन्हीं बूंदों का हिस्सा है, और वही जो है बूंद जब नीचे टपकता है तो वही उसको हम वर्षा कहते हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। देखे होंगे आप, हवाई जहाज ऊपर उड़ता है तो उसके पीछे क्या होता है, सफ़ेद रंग की पट्टी छूट जाती है। वो क्या है, जैसे इंजन से जो भाप गर्म क्या निकलता है, जब वह गर्म निकलती है तो आकाश में गर्म होकर के जब ठंडी होती है तो एक नम हो जाता है, और चूँकि ऊपर जो है समतापमंडल में वायु वहाँ उतनी तेज़ी से बहती नहीं है ताकि वो इसको बहा ले जाए, तो एक पट्टी सी दिखाई देती है हम लोगों को, जो संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी के जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौमजल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। जो ज़मीन में हमारा जल होता है पृथ्वी के अंदर, वह वर्षा के जल से ही नीचे रिस करके जाता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है या निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रिया विधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं, आपने ऊपर देख लिया, संबानी वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा। पौधों तो जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक हो तो बाढ़ आ जाती है। सही बात है। अन्य सभी ये दे रहा है कि वायुमंडल में जो गैसें हैं, जैसे नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% है, आर्गन की मात्रा 0.93% है, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, और बाकी जितने गैसें हैं वह 0.04% में है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से समाप्त हुआ। आइए अभ्यास के प्रश्न देख लेते हैं। वायुमंडल क्या है, तो वायु की घनी चादर है जिसमें सभी गैसें होती हैं, बता दीजिए। वायुमंडल का अधिकतर भाग किन 2 गैसों से बना है, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बता दीजिए। वायुमंडल में कौन सी गैसें हरित गृह प्रभाव डालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, बता दीजिए। मौसम किससे कहते हैं, आप बता दीजिए कि जो मौसम क्षण जो है घंटों में बदलता है, जैसे वर्षा आना, धूप, गर्मी, गर्म हो जाना मौसम, आंधी चलना, यही मौसम है। वर्षा के 3 प्रकार कौन से हैं, पर्वतीय वर्षा, संबानी वर्षा और चक्रवाती वर्षा, बता दीजिए। वायुदाब क्या है, वायु का भार ही वायुदाब है। ये इसमें देख लीजिए कौन सही है। कह रहा है कि कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है, तो कौन सी गैस है हानिकारक किरणों से बचाती है, तो ओजोन है। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है, सबसे महत्वपूर्ण परत क्षोभमंडल है, इसमें सारी घटनाएं होती हैं। वायुमंडल को निम्न परतों में कौन सा बादल विहीन है, किस मंडल में क्या है, बादल नहीं लगते हैं, तो समताप मंडल है। इसी में क्या होता है, हवाई जहाज चलता है। वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब क्या आ जाता है, आपने पढ़ा, वायुदाब जो है ऊपर जाने पे घटता है। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पाती तो उसे हम क्या कहते हैं, उसी को हम वर्षा कहते हैं। फ्रेंड्स, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जुड़े बना लीजिए। कह रहा है व्यापारिक पौने, व्यापारिक पौने कौन सी होती हैं, अस्थाई पौने होती हैं वो, ठीक है। व्यापारिक पौने अस्थाई पौन हो जाएगा। लू क्या है, तो लू क्या है, स्थानीय पौन हो जाएगा, ये हो जाएगा लू। और मानसून क्या है, तो मौसमी पवन है, मानसून मौसमी पवन हो जाएगा। और पवन क्या है, तो पवन एक क्षैतिज दिशा में गति जो होता है वो पवन का होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोगों का अभ्यास के प्रश्न पूरे हो गए। आशा है आप लोगों को चैप्टर अच्छा लगा होगा। बहुत सारी जानकारियाँ भी हम लोगों ने इस चैप्टर के माध्यम से प्राप्त किया। इसी के साथ ही फ्रेंड्स ये वीडियो समाप्त होता है, और अगला वीडियो जो है लेसन 5 होगा क्लास 7 का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ज़रूरतमंदों को वीडियो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट्स करिए, ताकि हमको आपसे मोटिवेशन मिले और हम अच्छे से पढ़ा सकें। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।